तो लास्ट क्लास में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? अगर किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करो और उस पीपीएल का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो रोटेट कर जाए, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है? जो डिससिमेट्रिक होता है। कहने का मतलब क्या? ऐसा कंपाउंड, आप उस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाओ और जो मिरर इमेज बन गया और जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना होते हों, तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एंड अब ऑप्टिकल एक्टिव कोई है या नहीं है, मतलब वो डिससिमेट्रिक है, डिससिमेट्रिक बोल लो चाहे कायरल बोल लो, दोनों एक ही बात है, बस भाषा का फ़र्क है। कायरल ग्रीक में बोला जाता है, डिससिमेट्रिक इंग्लिश में बोल देते हैं। तो कायरल है या डिससिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही होता है। तो कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है ये कैसे पता करते हैं? उसका मिरर इमेज बनाओ, अगर उसके मिरर इमेज पे वो सुपर इम्पोज हो गया तो वो कायरल है, सॉरी अगर हो गया तो नहीं है कायरल, तो फिर वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होंगे। सुपर इम्पोज अगर हो ही गया तो आइडेंटिकली होगा ना। और अगर नहीं हुआ सुपर इम्पोज मिरर इमेज पे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। फिर मैंने बताया भाई बार बार आप मिरर इमेज बना के चेक नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एक शॉर्टकट बताया था, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बस आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ही देखना है, दैट्स इट। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो एक बार ना चैट बॉक्स में लिख दो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ। कुछ फार्मूलाज हम 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए, कुछ हमारे पास टूल्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो एक हम आज सीखेंगे वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। वेज डैश तो जानते हैं हम लोग, वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला। तो वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला किसके लिए होता है? इट इज फॉर कायरल एज वेल एज ए कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, और ए कायरल कार्बन वो होता है जो जिसमें एटलीस्ट 2 ग्रुप तो एक जैसे हों, मतलब वो कायरल ना हो। तो कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल का कोई रिलेशन नहीं आपस में, इसको जोड़ना मत। कायरल मॉलिक्यूल मतलब पूरा मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन एक कार्बन की बात है। तो ये मैंने पिछली बार भी बताया था, किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है कायरल कार्बन हो पर वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। तो कायरल कार्बन का कोई लेना देना मॉलिक्यूल की कायरलिटी से नहीं होता। चलो ये मैं तो वेज डैश फार्मूला हम कब बनाते हैं? बना दो जिस मर्जी केस में बना दो, कायरल हो चाहे ए कायरल हो, वेज डैश बना सकते हो। मैं एग्जांपल लेके बनाता हूँ। वेज, ये जो सॉलिड बॉन्ड है इसको बोलते हैं वेज। डैश, डैश मतलब ये डैश, ये है डैश, ये है वेज। डैश का मतलब अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से दूर जाता हुआ बॉन्ड। वेज का मतलब टूवर्ड्स व्यूअर, ये हमारी तरफ आ रहा है। और नॉर्मल लाइन का मतलब प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर नहीं है। तो इस तरह से 3D रिप्रेजेंटेशन करने के लिए
वेज डैश फार्मूला को आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ ये समझ में आ गया भाई नीलू? एक और है, उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इसके स्पेलिंग नहीं पता मुझे, आई थिंक यही होते हैं फिशर के। कोई नहीं, स्पेलिंग नहीं पूछेगा कोई। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या है देखो, इस तरह से क्रॉस दिखाया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ कायरल सेंटर के लिए है, लिख लो, इट इज ओनली फॉर कायरल कार्बन। अगर ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, उसी के लिए बनाते हैं और किसी के लिए नहीं बनाते। तो ये जो बना दिया ना क्रॉस, जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो हैं टुवर्ड्स द व्यूअर। ये जो बॉन्ड्स है ना वर्टिकल बॉन्ड्स, ये है टुवर्ड्स व्यूअर, हमारी तरफ है ये। और ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं ये है अवे फ्रॉम व्यूअर। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि आदमी खड़ा है बाहें फैला के, ये उसकी बाहें हैं, ये दोनों उसकी आदमी की बाहें हैं, और वो बाहें आगे फैला के खड़ा है, बोला आके गले लग जाओ मेरे, और ये उसका गला है, गला पीछे की तरफ है। ऐसे याद रह सकता है, ऐसे बाहें फैला के खड़ा है कोई। सो वर्टिकल बॉन्ड्स अवे फ्रॉम व्यूअर और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स टूवर्ड्स द व्यूअर। 3D हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसकी सेम मॉलिक्यूल की अगर मैं वेज डैश कन्वर्जन करूँ तो कैसे होगी देखो, 2 बॉन्ड्स टूवर्ड्स द व्यूअर है ना, तो वेज बन जाएगा ऐसे, वेज OH H, और 2 बॉन्ड अवे फ्रॉम व्यूअर तो ऐसे डैश डैश। प्लेन ऑफ पेपर में कोई बॉन्ड नहीं है, टुवर्ड्स एंड अवे। सो ये वाला जो है ये फिशर है, ये वेज डैश है। ओके, देन एक बात याद रखो, इवन स्विचेस at a chiral center gives same configuration at that center। अगर आप किसी कायरल सेंटर पे इवन नंबर ऑफ स्विचेस करोगे ना तो सेम ही मॉलिक्यूल बन जाता है वो। एग्जाम्पल, ये सारी ट्रिक्स ना जो क्वेश्चंस आएंगे डिफ़िकल्ट उसमें काम आएंगे। फिर ये फिशर प्रोजेक्शन बनाई मैंने, मान लो 2 स्विचेस मार दो, एक स्विच मार दो, इन दोनों को स्विच कर दो, तो एक स्विच मार दी ना तो क्या बन गया, H COH CH3। ओए क्या कर दिया मैंने, ये तो OH लेना पड़ेगा ना, कुछ और लेना पड़ेगा, दोनों सेम ले लिए थे, OH। अब एक स्विच मार दिया आपने, एक स्विच मारने से क्या है, वो उसका मिरर इमेज बन जाएगा,
ये मॉलिक्यूल अगर 1 है तो ये मिरर इमेज ऑफ 1 बनेगा। एक ही स्विच मारा आपने, और क्योंकि ये कायरल कार्बन है, ये वाला क्रॉस वाला कायरल है, फिशर बनता ही तब है जब कायरल हो, ये बीच में कार्बन है, तो ये कायरल कार्बन है, जो एक ही कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो ये इसका एक्चुअली इनैंशोमर बन चुका है, ये मिरर इमेज बन चुका है। इसको इनैंशोमर बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं भी। इनैंशोमर तो मैंने पढ़ाया नहीं है, पर ये इसका इनैंशोमर ही है, मिरर इमेज ऑफ 1, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक स्विच और मार दो, कोई भी स्विच कर दो, किसी को भी, इन दोनों को कर दो, जिस मर्जी को कर दो, बस 2 कर दो। पता है क्या, अब ये ना 1 बन चुका है, फिर से ये 1 ही है, देखने में अलग अलग लग रहा है, पर आप ना ये एज अ होमवर्क कर सकते हो। इसकी 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करना मन में, और इसकी इमेजिन करना मन में, फिर देखना वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज होगा तो मतलब आइडेंटिकली मॉलिक्यूल हो गया। तो 2 स्विच जब आप मारते हो ना किसी मॉलिक्यूल पे, तो वो सेम बन जाता है फिर से, ये बात ध्यान रखना। चलो अब ना क्वेश्चन देता हूँ मैं कुछ, आपको कन्वर्जन्स आनी चाहिए। ये सारा ना इमेजिनेशन का खेल है नहीं कुछ इसमें, बस 3D यूज़ होता है। तो आप थोड़ा इसको इमेजिनेशन पावर को डेवलप करो अपनी। और ये टॉपिक इतना आसान है, आप सोच नहीं सकते, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अगर डेवलप हो गया तो। NH2H, इसका फिशर बनाना भाई, वेज डैश तो मैं दे रहा हूँ, फिशर बनाना है आपको। अच्छा ठीक है, 2 ही करो, दोनों वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो। चलो मैं ये करवा देता हूँ। देखो इसका ना कोई बनाने का कोई तरीका नहीं होता, बस देखना ही होता है। मान लो कोई यहाँ से खड़ा होके देख रहा है मॉलिक्यूल को, यहाँ से खड़ा होके कोई ऐसे देख रहा है मॉलिक्यूल को, तो उसको क्या दिखेगा? अगर कोई यहाँ से खड़ा होके देख रहा है तो उसको दिखेगा ये उससे दूर है और ये उससे दूर है। मान लो उसका सिर ऊपर है, बंदे का सर ऊपर है, बंदे का पैर नीचे है ऐसे, और वो ऐसे देख रहा है सामने से, उसको दिखेगा ये तो उसके ऊपर है, ये नीचे है। तो फिशर में तो फिर ऐसे ही बनेगा ना, CHO CH3, ये उससे दूर हैं दोनों। और देखो उसकी राइट साइड में H है और H उसकी तरफ R है। अगर वो यहाँ खड़ा है ऐसे वो, तो H तो उसको अपनी तरफ आता ही दिखेगा ना, और अपनी राइट साइड में दिखेगा बंदे को, तो H यहाँ दिखेगा उसको, और NH2 उसको अपनी लेफ्ट साइड में दिखेगा, और टूवर्ड्स दिस पर्सन है वो NH2। लो बन गया फिशर। कहीं मर्जी खड़े होके देख लो आप। अच्छा यहाँ से नहीं पसंद आ रहा आपको, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े होके देखे बंदा, यहाँ से देखे, ये आँख है उसकी, यहाँ से देखे। यहाँ ये थोड़ा टेढ़ा सा एंगल ले लिया मैंने वैसे। ये बंदे की राइट साइड है, ये बंदे की लेफ्ट साइड है, पैर उसके नीचे हैं, मतलब ये उसका सर का ऊपरी भाग है। बहुत टेढ़ा एंगल ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो तो अब इस बंदे को क्या दिखने वाला है? इस बंदे को दिखेगा उसके सर पे तो NH2 है और नीचे H है उसके। इस बंदे की बात कर रहा हूँ, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। उसको दिखेगा NH2 ऊपर दिखेगा, उसको पैर में H दिखेगा, और उसके राइट साइड में उसको दिखेगा CH3, और उसके लेफ्ट साइड में उसको दिखेगा CHO, और वो दोनों उसकी तरफ जाते हुए दिखेंगे उसको। कहीं से खड़े होकर देख लो आप, बस वहाँ खड़े होकर जो आपको व्यू आ रहा है उसका फिशर बना दो।
अब आपको लग रहा होगा ये तो डिफरेंट बन गए दोनों, ये दोनों फिशर ना एक जैसे ही हैं क्योंकि ये इसी मॉलिक्यूल के हैं ना। आप देखो स्विच मार के देखो, इन दोनों को अगर स्विच कर दोगे आप तो NH2 यहाँ चला गया, CHO यहाँ चला गया, और इन दोनों को भी स्विच मार दो, 2 स्विच मारने पे सेम मॉलिक्यूल आता है। तो ये 2 स्विच मारूंगा तो यही बन जाएगा ना, सेम फिशर बनेगा। ऐसे ही आप इसका ट्राई करो सेकंड पार्ट का। चलो मतलब जो वेज और डैश पे होंगे ना उनको हॉरिजॉन्टल पे रखो, मतलब बंदे को यहाँ खड़ा करो, यहाँ से देखो, और जो प्लेन बॉन्ड है उनको वर्टिकल प्लेन में रखना चाहिए। तो वो व्यू थोड़ा अच्छा आता है। प्रैक्टिस के बाद तो आप कहीं बंदे को खड़ा कर दो, फिर तो कुछ चक्कर नहीं है। इसका बना के दिखाता हूँ। अगर बंदा यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, उसको देगा सर पे तो उसके ये है दोनों, सर पे वो है, पैर में CH3 है, और दोनों अवे हैं, उससे दूर है, और उसके तरफ आ रहा है Cl और Cn, और Cl उसकी राइट साइड में है, Cn इस साइड में। इस तरह से वेज डैश से फिशर बना सकते हो। समझ में आ गया भैया? सर एक बार फिर से बता देते हैं। कौन सा पार्ट फिर से बता दूं, फर्स्ट या सेकंड या कोई भी? सेकंड। ओके, फर्स्ट समझ में आ गया? यस सर। देखो सेकंड में मैं यहाँ खड़ा होके इसको देख रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये नहीं दिख, ये दोनों ऐसे नहीं लगेंगे मेरे से दूर हैं, दोनों अवे हैं मेरे से। यहाँ खड़े होके देखो, ऐसे खड़े होके, मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे पैर नीचे हैं ऐसे, यहाँ से देख रहे हो, तुमको नहीं लगा यार ये तो, अच्छा तुम्हारा तो ये है ना प्लेन, तुम्हारा ये है ना, तुम्हारे लिए तो क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, मतलब अगर इस लाइन से दूर होगा तुमको लगेगा तुमसे दूर चला गया ना। तुम्हारे लिए वर्टिकल तो ये है ना, यस सर। वर्टिकल प्लेन तुम्हारे लिए ये है ना, अगर यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, है ना? तो ये तो फिर अवे ही हो गए ना, ये दोनों अवे हो गए। तो फिशर में अवे कहाँ ड्रॉ करते हैं? वर्टिकल लाइन पे ना। तो ये मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया, नीचे। समझ में आई बात है? यस सर। और ये दोनों ग्रुप्स कहाँ हैं? राइट लेफ्ट। तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे, हाँ राइट लेफ्ट तो है, लेकिन ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं ना। यस सर। और ये राइट है Cl, वो लेफ्ट है, और तुम्हारी तरफ है। और जो बॉन्ड तुम्हारी तरफ होंगे उनको कहाँ ड्रॉ करते हैं? हॉरिजॉन्टल में। समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप क्लास में समझ के जाया करो। मैं दोबारा समझा दूंगा, पर ये ना हो कि समझ में नहीं आया और आप क्लास से चले गए, फिर वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलो ये आप फिशर और वेज डैश कन्वर्जन है इसमें। अब हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। RS एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ना, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन, ये कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखो कायरल सेंटर दो ही तरह का हो सकता है, ये कायरल कार्बन है, या तो ये हो सकता है, या इसका मिरर इमेज हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा, तीसरा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर वो बताएंगे कैसे? मान लो किसी को बताना हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे Cl राइट की तरफ, Cn लेफ्ट की तरफ, CH3 नीचे है, वो ऊपर, ये बड़ा इनकन्वीनियंट है बताना। एक ढंग हो, जैसे क्या इसके दो बनेंगे, इसके दो कॉन्फ़िगरेशन बने, एक ये, और इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये बनेगा Cl, Cn, CH2H, CH3, इसका ये मिरर इमेज है। तो ये वाना है दोनों, वाना और मिरर इमेज ऑफ वाना, इनको एनेंटियोमर्स बोलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है उसका मिरर इमेज उसको एनेंटियोमर बोलते हैं। 1 और 2 आर एनेंटियोमर्स, इसको अगर 2 बोलूँ मैं। तो अगर मुझे बताना होगा कि मैं 1 की बात कर रहा हूँ या 2 की बात कर रहा हूँ, तो या तो मैं पूरा फिगर ड्रॉ करके बताऊँ, लेकिन कुछ बोलने में भी इसका नाम भी होना चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसी कायरल सेंटर के अराउंड ग्रुप्स किस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं उसको बोलते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन।
तो इन एंशोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, जो भी होता है, उनमें कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क होता है, मतलब रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ ग्रुप्स। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। एब्सोल्यूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, ये इसकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन है। आगे आएगी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो और क्लैरिटी आएगी, उसको फिर कंपेयर करके बताते हैं किसी के साथ। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के होते हैं, आर या फिर एस। आर का मतलब रेक्टस, ग्रीक टर्म है ये। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। एस का मतलब सिनिस्टर, ये भी ग्रीक टर्म ही है, मतलब इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऑफ कोर्स ये कायरल कार्बन होगा तभी एप्लीकेबल है आर और एस। आर और एस हम तभी फाइंड करते हैं जब कार्बन कायरल होता है। तो कायरल कार्बन कब करना है? कैसे पता करना है? इन ए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में आप आर और एस कैसे असाइन करेंगे? केस 1, if according to CIP rules, fourth priority group is present on vertical line and on traveling from 1 to 2 to 3 if direction is clockwise, it is R, and if direction is anti clockwise, it is S। केस 2, इसके एग्जांपल लेके समझाता हूँ अभी, एक बार नोट कर लेते। केस 2 में क्या है, कुछ नहीं करना, वो अगर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, करूँ क्या? आपको तो लिखना पड़ेगा, Ctrl+C Ctrl+V। वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर देंगे, आर की जगह एस, एस की जगह आर। मैं तो इतना सा चेंज करूँगा।
चलो, इफ अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स fourth priority group is present on horizontal line and on traveling from 1 to 2 to 3 if it is clockwise, तो फिर clockwise के लिए वो S होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो R होगा। ये आप नोट कर लीजिए पहली बात, फिर मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट ये है फिशर प्रोजेक्शन। अब पहले तो हमको 4 ग्रुप्स हैं जो कार्बन के आसपास, उनकी CIP रूल के अकॉर्डिंग सीनियरिटी डिसाइड कर दो। सबसे सीनियर वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये 1 है। उसके बाद ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से कोई रिजल्ट नहीं आया। सेकेंड एलिमेंट इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन सीनियर हो जाएगा 2। फिर उसके बाद कार्बन थर्ड, हाइड्रोजन फोर्थ, ये मैंने सीनियरिटी डिसाइड कर ली। अब मैं ट्रैवल करूँगा 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3 ऐसे जा रहा हूँ, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ मैं। क्लॉकवाइज ऐसे, हाँ क्लॉकवाइज घूमा मैं ये। तो अगर मैं एक क्लॉकवाइज घूम गया ना, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ था, वर्टिकल पे था। आप ना सिर्फ वर्टिकल के लिए याद रखो, हॉरिजॉन्टल के लिए याद मत रखो, हॉरिजॉन्टल के लिए बस उल्टा हो जाएगा, इतना याद रखो। सिर्फ वर्टिकल के लिए याद रखो। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे हो तो क्या होता है, तो अगर क्लॉकवाइज है तो ये R है, कि क्या R है, इस कायरल सेंटर के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R है। और एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल सेकेंड, ये थर्ड, थर्ड ये आ गया, फोर्थ, ये आ गया। चलो पहले आप ये ट्राई करो, इतने 4 3 हैं, अपने आप ट्राई करो। पहले ना नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो पहले। ये कोई बताएगा सेकंड वाला R है या S है? सो एस है। ये S है, ओके। कैसे है S? प्रायोरिटी असाइन करवाओ। फर्स्ट कौन सा है प्रायोरिटी? सो वर्टिकल में जो टॉप पे है, करेक्ट, ये 1 है। 2 हॉरिजॉन्टल पे जो लेफ्ट में है, ठीक है। 3 थर्ड उसका ऑपोजिट वाला, गुड। फोर्थ एच। ओके। सो अगर मैं 1 से 2 से 3 जा रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। और जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल पे है, तो इसलिए S होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। थर्ड किया किसी ने?
सर आर। थर्ड एस है। तो पहले हम एस सर। प्रायोरिटी असाइन करेंगे। देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी का मतलब ये कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड का मतलब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये 2 है और ये थर्ड है, क्योंकि C2H5 है, फर्स्ट कार्बन C है, अगला भी उसका C ही है, 2 कार्बन है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, थर्ड प्रायोरिटी। और ये वाला कार्बन तो आगे H से जुड़ा है, तो फोर्थ प्रायोरिटी। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो S होगा ये। लेकिन ये कब होगा? जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे हो, तब। फोर्थ बताओ, कोई बताएगा फोर्थ? सर आर। करेक्ट, R है ये। आर। सबसे सीनियर कौन है इसमें? OH। उसके बाद COH, फिर CHO। हाँ, और ये फोर्थ। तो फोर्थ जब वर्टिकल पे है और 1 2 3 जाने पे क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका मतलब ये R है। तो अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाए ना, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो क्लॉकवाइज से S हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो ये फिशर फार्मूला से R और S ऐसे निकालते हैं। फिर ना अगर वेज डैश में निकालना हो RS, उसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको अवे फ्रॉम व्यूअर रखते हैं। और लिखवा देता हूँ इसको मैं, ऊपर क्या लिखा है हमने, इन अ फिशर, अच्छा इन वेज डैश। वेज डैश फार्मूला, if according to CIP rules, lowest priority group is away from viewer and on traveling one two 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 three direction is clockwise it is R। ये भी ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने बोला था कि ऊपर फिशर में वर्टिकल पे होना चाहिए, फिर क्लॉकवाइज ट्रैवल करोगे तो R होगा। फिशर में वर्टिकल का मतलब अवे फ्रॉम व्यूअर ही होता है, तो वेज डैश में मतलब अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर है तो 1 2 3 ट्रैवल करते हो तो R होगा वो क्लॉकवाइज। तो यही बात बस आप याद रखो, क्लॉकवाइज मतलब R होता है, और 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज होता है तो वो R है। बस आपको जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम व्यूअर रखना है, मतलब वर्टिकल पे रखना है। दैट्स इट, इतना याद रखो, फिर ऐसा आप निकाल लोगे। एग्जाम्पल करते हैं इसका। फर्स्ट
चलो एक मैं करवा देता हूँ आपको। इसमें सीनियर मोस्ट जो है वो NH2 है 1, उसके बाद ये वाला 2, उसके बाद ये 3 और ये 4th। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर ही है और मैं 1 2 2 2 3 ट्रैवल कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। आ रही है ऐसे, बाकी करो 2 3 4 करो। चलो किसी का अगर 2 आ गया तो मुझे करा सकता है। चलो कौन कराएगा सेकंड पार्ट, बताओ मुझे। सर एस होगा। एस है करेक्ट। हेल्प करो करने में। 1 सबसे फर्स्ट सीनियर कौन है? आई आई, फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन। यस। तो अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पड़ा है? सर प्लेन पे है। टूवर्ड्स द, अपने प्लेन में नहीं, टूवर्ड्स द व्यूअर है। यस सर। तो टूवर्ड्स द व्यूअर है तो फिर 1 2 3 जाना होगा ना। यस सर। 1 2, अरे ये ना कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलो ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 जाने पे क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। हाँ अच्छा, ये सॉरी, ये यहाँ पे है ना। हाँ प्लेन में, सही बोले तो, मैंने गलत बता दिया। पता है क्या करो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता करना ऐसे अगर ये प्लेन में हो। तो क्या करो ना, इसको करने के लिए, अच्छा इसमें रहना चाहिए, एक स्विच मार लो आप और कहाँ करके दिखाऊं, जगह ही नहीं बचा। यहाँ कर देता हूँ। लो कुछ भी करके ना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अवे फ्रॉम व्यूअर लेके जाओ। एक स्विच मार लो, CL BR F और I। चाहे आप एक स्विच मार लो चाहे 2 मार लो, जो मेथड आपको ठीक लगे। मैं फिलहाल एक मार रहा हूँ। सर एक मारने पे रिवर्स करना हाँ एक मारेंगे तो जो आंसर आएगा उसका रिवर्स कर दो बस, ठीक है ना। आई, मैंने एक स्विच मार दिया। अब ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मुझे पता है कि जो मैंने एक स्विच मारा है तो मॉलिक्यूल रिवर्स हो जाना है। अब ये आ रहा है 1 2 3 क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एक सेकेंड, ये क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है ना, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आने पे ये R आ रहा है, मतलब ये R है तो ये S होगा। फिर वेज डैश में ऐसे करके कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर प्लेन में हो तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो मैं ये ना यहाँ से मिटा देता हूँ, नहीं तो नोट्स में जो लोग देखेंगे फालतू का कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए थर्ड क्या है? थर्ड एस है। हाँ कराओ भाई, किसने बोला? 1 कौन है? सर पहले OH, हाँ फिर फिर COL, फिर फिर CH3, फिर H। करेक्ट। तो अब क्या करूँ? फिर 1 2 3 जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पड़ा हुआ है? वो तो अवे है, तो एस हो गया, करेक्ट ना। गुड यस गुड। फोर्थ कौन कराएगा? सर R, करेक्ट। कैसे करेंगे यार ये? OH 1 डबल बॉन्ड कार्बन 2, ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन हाँ, अनफोल्डेड हाइड्रोजन। ठीक है, करेक्ट। 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आवे है, तो ये R है। इस तरह से आप R और S असाइन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे।
चलो अब बताओ, ये दो कार्डियल सेंटर हैं, दोनों में आर और एस आप असाइन करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो। चलो कौन कराएगा, आंसर बताओ। एस। फर्स्ट वाला कौन सा है? डबल फर्स्ट एस नहीं है, आर है। सेकंड एस है। दोनों का अलग अलग चेक करना पड़ेगा। देखो ऊपर वाले में देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, नीचे वाला ये 3 है और ये 4 है। तो वन टू थ्री ऐसे जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज आर हो जाएगा। नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाले में ये OH है जो 1 है ये, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये 2 है, ऊपर वाला 3 है इसके रिस्पेक्ट में, और ये 4th है। अब 1 से 2 से 3 जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। हाँ 1 से 2 से एंटी जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसे, बट क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ पड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल पड़ा, तो ये भी आर होगा, ये ऐसे नहीं आर होगा, दोनों आ रहे हैं। वन टू थ्री जाने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे था, इसलिए आर, बोथ आर। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। और एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, वो मैं आपको 12th में बायोमोलिक्यूल्स में करा दूंगा। अभी एब्सोल्यूट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनैंशोमर्स और डायस्टीरियोमर्स और मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं। इनैंशोमर्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, इनैंशोमर डायस्टीरियोमर। Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other। दो मॉलिक्यूल जो आपस में मिरर इमेज हों लेकिन वो सुपर इम्पोज ना करते हों, उनको इनैंशोमर बोलते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो वो दोनों इनैंशोमर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इनैंशोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते ही हैं, मतलब इफ देयर इज ए पेयर ऑफ enantiomers X and Y, then individually both X and Y are optically active। दोनों ही कायरल होंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इनैंशोमर्स हैं अगर वो, मतलब दोनों एक्स और वाई में प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा ही होगा, तभी तो इनैंशोमर है वो। तो इनैंशोमर्स हैव सेम physical properties like boiling point, melting point, density, refractive index, etc.
सारा कुछ ही सेम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तो डिफरेंट था ये सब। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था उनका, इनका सेम होता है। हैंस enantiomers cannot be separated by simple physical methods। सिंपल फिजिकल मेथड कौन से हो गए? क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ये सब तरीके हैं ना, लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब से आप कर नहीं सकते सेपरेट, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ही सेम है सारी, तो मिक्सचर ऑफ एंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। केमिकल तो डिफरेंस कहाँ है फिर? एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, वो है इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में। इफ वन enantiomer is dextrorotatory, then other is लीवोरोटेटरी। मतलब अगर एक पीपीएल को राइट की तरफ घुमाएगा वो डेक्स्ट्रो होगा, तो दूसरा लेफ्ट की तरफ ही घुमाएगा, लीवोरोटेटरी, इक्वल अमाउंट से, बाय सेम अमाउंट है ना। अगर एक प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो होता है, अगर एक +5 डिग्री घुमाता है दूसरा -5 घुमाएगा। एग्जाम्पल कौन है एंशियोमर का? ये लैक्टिक एसिड होता है, याद ही कर लो इसका फार्मूला। तो एक कार्बन के ऊपर OH CH3 और H लगा हुआ लैक्टिक एसिड होता है। इसका एंशियोमर बनाना तो क्या करो, एक स्विच मार दो। चलो इसका मिरर इमेज बना लो पहले। मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा इसका मिरर इमेज। वही बात होगी, एक स्विच मार दिया, दोनों एंशियोमर्स है ये, 1 and 2 are enantiomers। तो एंशियोमर में क्या होता है ना, जो कायरल कार्बन होता है उनमें और ये कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क होता है। अगर एक R है दूसरा S हो जाता है। ये बड़ा काम आता है चेक करने के लिए। एक R देख लो दूसरा S देख लो, एंशियोमर होंगे फिर वो। इसका हम चलो असाइन करते हैं R और S। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 जाने पे कौन जा रहे हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं, तो R है ये, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो R है ये। R है ना ये। अब ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही होगा। एंशियोमर है उसका ये, एक R है दूसरा ऐसे होता है। चेक कर लेते हैं, करना है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्लॉकवाइज का ऐसे हो जाएगा। तो ये बात होती है। ये बात लिख लेते, सेम नेचर कायरल सेंटर but opposite configuration। are enantiomers।
फिर हम देखते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने करे थे ना, वो भी डायस्टीरियोमर्स ही थे। अगर आप चेक करोगे ना, शुरू में मैंने आइसोमरिज्म में क्लासिफिकेशन कराई थी, तो डायस्टीरियोमर दो तरह के कराए थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जितना भी हमने पढ़ लिया सारे डायस्टीरियोमर है वो। तो डायस्टीरियोमर किसको बोलते हैं? अच्छा, ये एक बात मैं बता दूं, सेम नेचर कायरल सेंटर, मतलब जो कायरल सेंटर है उसके साथ जो 4 ग्रुप जुड़े हैं वो सेम होने चाहिए। सेम मतलब ऐसे जैसे ये इसको अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, दीज आर सेम नेचर कायरल सेंटर्स, ये और ये, क्योंकि इन दोनों कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप जुड़े हैं वो सेम है। तो सेम नेचर कायरल सेंटर होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होनी चाहिए, उसको इनएंशियोमर बोले। वो इनएंशियोमर होता है, मतलब डेफिनेशन नहीं है, ये ट्रिक है एक। डायस्टीरियोमर कौन से होते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स, दोज स्टीरियोआइसोमर्स। तो जब आपने स्टीरियोआइसोमर वर्ड लिख दिया, इसका मतलब आइसोमर है, पहली बात तो। दूसरा बात, स्टीरियोआइसोमर है मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लिंकेज ऑफ एटम्स भी सेम है, तो उसको स्टीरियोआइसोमर बोलेंगे। तो दोज स्टीरियोआइसोमर्स which are non-mirror images of each other are called diastereomers. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर also called called क्या, also diastereomers called नहीं। तो इनमें डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेज नहीं होना चाहिए बस वो, और स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। इन्हें पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स both compounds may be optically active or both may be optically inactive or one optically active and other optically inactive। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कोई लेना देना है ही नहीं डायस्टीरियोमर्स में, भाई ये बात है कहने की। सेकंड, diastereomers have different physical properties like melting point, boiling point, density, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का तो हमने देखा था ना कितना डिफरेंस था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब में। डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए उनको आप कर सकते हो सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हेंस
diastereomers can be separated by physical methods like fractional distillation। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, बड़ी मज़ेदार एग्जाम्पल है ये। तो डायस्टेरियोमर कौन से होते हैं? वो स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज होते ही नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको उसका वो करके दिखा देता हूँ, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने कैसे करे थे। ये था ट्रांस और सिस कौन था? ये सिस था। अब देखो इनमें लिंकेज ऑफ एटम तो सेम है, तो स्टीरियो आइसोमर तो है ये, लेकिन ये आपस में आपको लग रहा है मिरर इमेज है, कहीं से मिरर इमेज नहीं है ये। दीज आर डायस्टेरियोमर्स, दीज आर ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर्स। और जो मैं नीचे बना रहा हूँ दीज आर ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, दो ग्रुप्स में डिस्टेंस बदल जाता है। ऑप्टिकल में डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, डिस्टेंस सेम रहता है, ओरिएंटेशन बदलती है, कॉन्फ़िगरेशन बदलती है, फ़र्क है ये। क्योंकि देखो ये सारे जो कायरल सेंटर्स हैं दीज आर टेट्राहेड्रल कार्बन्स, 4 ग्रुप्स हैं, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, हर ग्रुप एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे ही है। आप 2 ग्रुप को इंटरचेंज भी अगर कर दोगे डिस्टेंस तो किसी में नहीं बदलने वाला, तो डिस्टेंस सेम रहता है, बट ओरिएंटेशन बदल गई, कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, तो ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल हो जाएगा फिर वो। अच्छा चलो क्वेश्चन पे आता है। One, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको बताने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कौन कौन आइडेंटिकल है, कौन कौन इनेंशियोमर है, कौन कौन डायस्टेरियोमर है। तो पहले 1 और 2 का देखेंगे। अब देखो अगर डेफिनेशन से करने जाओगे इसको तो बड़ा मुश्किल है वही करना, ट्रिक से कर लेंगे हम। डेफिनेशन से क्या है, जो मिरर इमेज है और नॉन सुपरइम्पोजेबल है तो वो इनेंशियोमर है, जो आपस में मिरर इमेज है ही नहीं वो डायस्टेरियोमर है, और जो मिरर इमेज बन के सुपर इम्पोज कर गया वो तो फिर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही, सेम ही मॉलिक्यूल की आप बात करे जा रहे हो। तो ऐसे 3 मिरर इमेज बना बना के चेक करना बड़ा मुश्किल है। जैसे एग्जांपल मैं 1 और 2 को चेक करता हूँ पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 1 और 2 तो आसानी से चेक हो जाएंगे, दिख ही रहा है, यहाँ लगाया शीशा मैंने, और मैं देख रहा हूँ कि 1 और 2 तो यार मिरर इमेज ही आपस में, शीशे में अपनी शक्ल देखेगा तो उसको ये दिखेगा, तो मिरर इमेज बन गया ना, और ये सुपर इम्पोज करेगा नहीं, क्योंकि अच्छा कैसे, मुझे कैसे पता नहीं करेगा सुपर इम्पोज, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। फर्स्ट वाला कैसे पता चला ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ना तो इसमें सेंट्रोसिमेट्री है ना प्लेनोसिमेट्री है। देखो फर्स्ट में कहीं दिख रहा है प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री, कहीं नहीं है, ना तो उसमें प्लेनोसिमेट्री है ना सेंट्रोसिमेट्री है।
तो मतलब फर्स्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो अगर फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा और उसका एनहांसर ही होगा वो। तो यहाँ से जो मैंने डायग्राम बनाया, शीशा देख रहा हूँ, उससे मुझे सिर्फ ये पता चलता है कि दीज आर मिरर इमेजेस एंड बिकॉज वन इज ऑप्टिकली एक्टिव सो टू इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों एनहांसर है आपस में, तो वो सुपर इम्पोज करेंगे नहीं। समझ में आ रही है बात ये? यस सर। अब ये करना ना बड़ा झंझट है, ऐसे बार बार चेक करना। तो 1 और 2 एनहांसर्स हैं, चलो थोड़ा झंझट वाला काम पहले करते हैं, फिर ट्रिक बताऊंगा। 1 और 3 देखते हैं। अच्छा, ये जो चेक कर रहे हैं ना, ये सेम नेचर होने चाहिए कायरल सेंटर, तभी चेक कर सकते हो। देखो ये वाला और ये वाला कायरल सेंटर सेम है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू सेम सेट ऑफ ग्रुप्स। ऐसे ही ये वाला और ये वाला सेम है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू सेम सेट ऑफ ग्रुप्स। चलो 1 और 2 एनहांसर नीचे लिख देते हैं पहले तो। अब 1 और 3 की बात करते हैं। 1 और 3 क्या है, पहले चेक करो कि सेम नेचर है भाई। सेम नेचर तो है ही ना। देखो दीज आर कनेक्टेड टू this carbon and this carbon are connected to same set of groups and these are same nature chiral centers। तो मतलब लिंकेज तो सेम है सारे एटम्स का, स्टीरियो आइसोमर्स तो ये हैं, बट क्या 1 और 3 आपस में मिरर इमेज है, ये बताओ मुझे। शीशा लगा दो कि 1 के सामने 3 बन जाएगा? नो सर। तो वो तो है ही नहीं, मिरर नॉन मिरर इमेज है ना, तो डायस्टीरियोमर हो गए ना। अब क्या करें? 1 और 4 देखो, 1 और 4 भी डायस्टीरियोमर है ना, दिख रहा है भाई 1 और 4 डायस्टीरियोमर है, मिरर इमेज ही नहीं है आपस में वो। डायस्टीरियोमर। अच्छा अब क्या 1 और 5 को करना तो बड़ा झंझट है। 1 और 5 में इसने तो COH ही यहाँ कर दिया, मुझे स्विच मारने पड़ेंगे इतने सारे। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आसान तरीका क्या है। आप अगर सेम नेचर कायरल सेंटर हो ना, आप कॉन्फ़िगरेशन ले लो, R और S ले लो, सबका R और S लिख दो। ये है 6 ग्रुप्स, 6 एटम है ना, आप 12 हो गए टोटल, 12 का R और S लिख दो पहले आप लोग। मैं लिखवा देता हूँ चलो साथ साथ में। फर्स्ट कौन सा है ये देखो, ये अगर इसका लिखेंगे तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 एंड 4। सो 1 से 2 से 3 ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा हूँ, तो R है ये बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टली बढ़ा है, दिस इज R। एंड नीचे वाला आप पता है, और ट्रिक बताता हूँ मैं। नीचे वाला देखो, ये मॉलिक्यूल देखो, क्या नीचे वाला जो पार्ट है मॉलिक्यूल का वो ऊपर वाले का मिरर इमेज है या नहीं, ये बताओ। नो सर। नहीं है ना मिरर इमेज, दिख रहा है ना, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले का मिरर इमेज नहीं है। तो अगर मिरर इमेज होता तो वो ऐसे हो जाता। ये बात समझ में आ रही है? अगर एक कार्बन दूसरे का अगर मिरर इमेज हो जाए तो R का S हो जाता है। यही देखा ना एनहांसर्स में हमने। अब क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये भी R ही है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये वाला देखो, अब ये तो इसका मिरर इमेज है, तो R का जो मिरर इमेज है वो S होगा, इसका मिरर इमेज, और ये R है, इसका मिरर इमेज, ये दोनों SS होंगे। खैर मुझे ये तो ट्रिक लगानी थी, पहले मैं ये पता करता S है ये। ट्रिक मैंने उल्टी तरफ से लगा दी। चलो पहले R S असाइन करेंगे इसका, सेकंड मॉलिक्यूल का R और S असाइन करो। ये 1 2 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज वैसे तो R होता है, पर क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे पड़ा है तो ये S है, ये वाला S है। अब ये एक मुझे चल गया पता S है, नीचे वाला क्योंकि सेम नेचर कायरल सेंटर है
तो मैं ये ट्रिक लगा दूंगा। ये तब लगेगी जब दोनों सेम नेचर कायरल सेंटर होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में है। तो नीचे वाले को मैं देख रहा हूँ तो उसका सेम नेचर कायरल सेंटर है पर मिरर इमेज नहीं है। तो अगर मिरर इमेज होता तो उस एस का आर हो जाता, पर क्योंकि वो नहीं है तो एस का एस ही रहेगा, एस है नीचे वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 और 2 के आर और एस असाइन कर दिए। अब मैं देखता हूँ कि भाई अगर ये आर है और ये एस हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं। फिर क्या नीचे वाला आ रहा है और ये एस हो रहा है, दोनों आपस में मिरर इमेज है, मतलब क्या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल दूसरे का मिरर इमेज है। और एक है जो ऑप्टिकली एक्टिव है ये वाला, तो मतलब दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, इनएंटियोमर हो गए। अब ये देखो, अब तो कंपैरिजन से कर लो, ये हमने कर ही लिया असाइन, आर है ये, और ये वाला ये एस है। अब क्या है देखो, अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूं तो ऊपर वाला तो आर का आर ही रह गया, मतलब ये तो सेम ही हो गया। नीचे वाला आर का एस हो गया, तो इसका आधा हिस्सा नीचे वाला मिरर इमेज है, ऊपर वाला आइडेंटिकल है। तो फिर ये तो मतलब मिरर इमेज होंगे ही नहीं ना, ऊपर वाला हिस्सा सेम आ जा रहा है, नीचे वाला मिरर इमेज होगा, तो टोटल मॉलिक्यूल तो फिर मिरर इमेज नहीं हुआ, तो मतलब ये डायस्टीरियोमर है नीचे वाला। अब और देखते हैं, इनको असाइन करेंगे, मैं सारे असाइन कर देता हूँ। ये एस है, ये आर है, आर है, आर है, ये आर है, ये एस है। अब सिर्फ आपको आर एस ही देख लेना। देखो तो ये देखो, ये भी आर 1 और 5 देखो, 1 और 5 दोनों आर आर है, सब जगह आर आर है, तो मतलब ये आइडेंटिकल है, सेम ही मॉलिक्यूल है 1 और 5, 1 and 5 आर आइडेंटिकल। ध्यान रखना ये तब लगेगा सेम नेचर कायरल सेंटर होने चाहिए। फिर और क्या चेक करना चाहते हो? 1 और 6 देख लो, 1 और 6 डायस्टीरियोमर है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो आर आर सेम हो गया, नीचे वाला मिरर इमेज हो गया, तो टोटल तो फिर मिरर इमेज नहीं रहेगा। 1 और 6 आर डायस्टीरियोमर्स। और कौन, एक और देख लेते हैं। 1 और 4 बताओ क्या है? आइडेंटिकल डाया एनएंशियो 1 और 4 डाया। हाँ 1 और 4 डायस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि एक तो नीचे वाला तो सेम हो गया, ऊपर वाला मिरर हो गया, तो टोटल तो नॉन मिरर हो जाएगा। सो 1 and 4 आर डायस्टीरियोमर्स। इस तरह से आपको चेक करना होता है। फिर लास्ट जो कैटेगरी है वो है मीजो कंपाउंड्स की। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इनकी, मीजो की। मीजो कंपाउंड ना कंपैरिजन नहीं है, पहली बात तो। जैसे इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर तो पेयर ऑफ कंपाउंड्स में रिलेशन था। मीजो कंपाउंड सिर्फ एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, सिंगल कंपाउंड की। If an optically inactive compound has at least one optically active stereomer, then it is meso। एग्जाम्पल से समझते हैं। COOH OH H H OH COOH, एक गलत बन गया, ये तो मीजो नहीं बना। एक काम करो यार, ये ले लो। ये जो कंपाउंड है ना, देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? ये रहा प्लेनोसिमेट्री, ये प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, तो प्लेनोसिमेट्री आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा।
बट इस मॉलिक्यूल का एक ऐसा डायास्टीरियोमर एग्जिस्ट करता है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। एक बदल दो कॉन्फ़िगरेशन, एक में स्विच मार दो नीचे वाले में। अब ये दोनों आपस में 1 and 2 आर डायास्टीरियोमर्स। 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव। 2 में जो है, 2 में ना तो प्लेनोसिमेट्री है ना सेंट्रोसिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसका एक इनैंशोमर बनेगा। वो इसका इनैंशोमर कौन सा बनेगा वो तो अलग है बात है। ये बनेगा इसका इनैंशोमर। इसका मिरर इमेज बना दो HOH HOH COH, ये इसका इनैंशोमर बन गया। खैर ये तो खैर बात अलग थी। बट 1 and 2 आर डायास्टीरियोमर्स। 1 and 2 आर डायास्टीरियोमर्स। 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव, 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसका एक ऑप्टिकली एक्टिव डायास्टीरियोमर हो। फिर से रिपीट करता हूं, एक ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसका एक ऑप्टिकली एक्टिव डायास्टीरियोमर हो, उसको मीजो कहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।